चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। एल एम एन एन एक फर्म में साझेदार है और लाभ को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि भविष्य में एन को लाभों में 1/4 हिस्सा मिलेगा। देखो यहाँ पर कोई नया साझेदार नहीं आ रहा है, पहले 3 साझेदार थे एल एम और एन। अब वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एन को हम इन भविष्य में 1/4 हिस्सा देंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 80,000 किया गया था। पुस्तक में ख्याति 20,000 दिखाई गई है। अपेक्षित जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। देखो सबसे पहले जो हमें पुस्तक में जो ख्याति दी गई है इसे तो हम पुराने अनुपात में ही क्या करेंगे, अपलिखित कर देंगे। ये तो हो गई पहली वाली एंट्री। फिर अब देखो यहाँ पे कोई साझेदार नया नहीं आ रहा है, जो साझेदार थे उन्हीं में लाभ हानि विभाजन अनुपात जो था वो उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हें उदाहरण में सिखाया था बस वही हमें यहाँ पे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात निकालने के बाद तुम्हें क्या निकालना होगा, त्याग का अनुपात। फिर हो सकता है कि एक पार्टनर का सैक्रिफाइस आए तो दूसरे पार्टनर का गेन आए। यहाँ पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो एक एक लिखते जाएंगे हम लोग। देखो पहले एल एम और एन साझेदार है, उनका अनुपात दिया हुआ है 2-2-1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एल एम और एन इनका जो पुराना अनुपात था वो है 2-2-1। एन को हम भविष्य में कितना दे रहे हैं, 1/4 हिस्सा। अब याद करो हम लोग कैसे करते थे। अगर हम एन को 1/4 दे रहे हैं तो हम क्या मानते थे, पहले माना कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपया है। याद आया तुम्हें कैसे करेंगे, अभी फर्म का कुल लाभ 1 रुपया है तो 1 में से हम किसको दे देंगे, 1/4 एन को दे देंगे। तो उसके बाद अपने पास जो लाभ बच जाएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। अब ये क्या करेंगे हम, ये एल और एम आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। इनका अनुपात क्या होगा, बराबर बराबर। तो देखो एल में हम लोग कैसे लिखेंगे, एन का अनुपात कितना है, 1:1 ही लेंगे, मतलब आधा इंटू कितना बांटेंगे वो 3/4, तो ये आ जाएगा 3/8। एम का भी वही आएगा, आधा इंटू 3/4, ये आ जाएगा इसका भी 3/8। और एन को हम कितना दे रहे, 1/4, तो रेशियो सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/8। ये आ गया। ये तो आ गया इनका नया अनुपात और ये है इनका पुराना अनुपात। तो अब हम क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात। देखो सबसे पहले एल का निकालेंगे त्याग का अनुपात। कैसे, पुराना अनुपात कितना है एल का, वो है 2/5 माइनस नया अनुपात कितना है 3/8। ये कैसे करेंगे, 8 2 16, 5 3 15 और 8 5 40। अब ये सबको आता है ना, जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एम का भी निकालेंगे, एम का भी वही है 2/5 माइनस 3/8। इसका भी आंसर यही आएगा, 16 - 15/40, ये भी आ जाएगा 1/40। इसका भी प्लस में आ रहा है तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, सैक्रिफाइस। फिर एन को हम पहले कितना देते थे, 1/5, अभी कितना दे रहे हैं हम, 2/8। तो 8 1 8 माइनस 5 2 10 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 8 5 40। तो इसका आंसर कितना आया, -2/40। तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, ये हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। तो अब किसे डेबिट करना है, एन को डेबिट करना है और एल और एम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक एक एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले जो पुस्तक में जो ख्याति दी गई है वो कितनी थी, 20,000। इसे हम तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, अपलिखित, वो भी कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। तो एंट्री क्या आएगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन तीनों को डेबिट कर दिया और गुडविल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। गुडविल में अमाउंट कितना आएगा, 20,000 और 20,000 को 2-2-1 तो 5 4 8,000, यहाँ पर भी 8,000 और ये 4,000। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री कैसे करना है हमें, एन कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट और टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
एंट्री तो अपने को आ गई। अब अमाउंट कैसे निकालना, देखो फर्म की ख्याति, हमें क्वेश्चन में फर्म की ख्याति कितनी दी हुई है, हमें ये दी हुई है 80,000। अब इसमें से एल का हिस्सा निकाल लो, एम का हिस्सा निकाल लो और एन का हिस्सा तो प्लस करके हम लोग ले लेंगे। कैसे, 80,000 इंटू एल का यहाँ पे आंसर कितना है, देखो 1/40, तो इसका भी यही आएगा 1/40, तो कितना आएगा ये 2000, तो ये आंसर आ गया 2000। मतलब एल और एम के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2000, यहाँ पर भी 2000 और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा 4000। आया तुम लोग को समझ में सबको, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन कोई इतना टफ नहीं था, इजी था क्वेश्चन। लिख लो क्वेश्चन फटाफट। चलो करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक्स वाई तथा जेड साझेदार थे, लाभ को 5-3-2 के अनुपात में बांटते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि 1/4/2017 से वे लाभों को बंटवारा 2-3-5 के अनुपात में करेंगे। अभी भी वापस समझो, कोई नया साझेदार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। उन्हीं में क्या हो रहा है, लाभ विभाजन अनुपात में बदलाव हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वही अपना सैक्रिफाइस और गेनिंग। जो पार्टनर गेन करेगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। वे निम्नलिखित के प्रभाव को उनके पुस्तक मूल्य को बदले बिना दिखाना चाहते हैं। मतलब जो हमें नीचे दिया हुआ है उसे हमें अपलिखित तो करना है, लेकिन पुस्तक में बदलाव नहीं होना चाहिए, वैसे का वैसे ही हमें पुस्तक में रखना है। क्या क्या, लाभ हानि खाता 24,000 और विज्ञापन उच्चंती खाता 12,000। अपेक्षित समायोजन प्रविष्टियां कीजिए। देखो लाभ हानि खाता ये तो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और विज्ञापन उच्चंती खाता मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको हम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो एक लायबिलिटी में है, एक एसेट के, दोनों को बदली नहीं करना है, हम लोग इसकी एक नेट एंट्री पास करेंगे। कैसे करना है वो देखो। देखो हमें पहले क्वेश्चन में, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। इसमें से हम लोग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और उसका अमाउंट कितना है 12,000। तो मतलब हमें नेट कितने की एंट्री पास करनी है, 12,000। ये चाहो तो तुम लोग अलग अलग भी कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग दिखा दो और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अलग दिखा दो, ऐसे मत करो। एक नेट इफेक्ट करके एक ही एंट्री हमें यहाँ पे पास करेंगे। चलो अब पहले कितने पार्टनर्स थे, एक्स वाई जेड 5-3-2, तो इनका जो पुराना अनुपात था एक्स वाई जेड, इनका था 5-3-2। अब नया अनुपात इनके बीच में क्या आ गया है, 2-3 और 5। ये था पुराना अनुपात और ये है नया अनुपात। हम क्या निकालेंगे, त्याग का अनुपात। सबसे पहले x का पुराना अनुपात कितना है, 5/10, नया कितना है 2/10, सेम है, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/10। y का पुराना कितना है 3/10, नया भी कितना है 3/10, 0/सन्नाटा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। z 2/10 माइनस 5/10, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/10। तो जो पार्टनर का पॉजिटिव आता है वो सैक्रिफाइस, जो पार्टनर का नेगेटिव आता है वो गेनिंग पार्टनर। तो डेबिट हम यहाँ पे किसको करेंगे, z। तो z कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2x कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट कैसे लिखना है, या नेट अमाउंट कितना है 12,000, 12,000 का 3/10 कितना आ जाएगा 3600। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक 3600 की एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे गुडविल से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली है। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक तुम लोग भी सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में सॉल्व कर लो, अगर हो सके तो उसका PDF बना के मुझे भेज देना, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नाउ चलो लेक्चर को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ने अभी तक पढ़ लिए थे एडमिशन के कुछ टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ लिए थे, अब हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। देखो जब भी नया साझेदार फर्म में आता है तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनर्निर्धारण, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ना ये क्यों किया जाता है? हर सी सब चीज करने के पहले अपने मन में सवाल आना चाहिए कि क्यों, क्वेश्चन मार्क तुम्हें आना चाहिए। देखो, दो पार्टनर्स है ए और बी। ना ए और बी दो पार्टनर्स है, तो इनके बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स होंगे और कुछ लायबिलिटीज होगी, करेक्ट। ना जब भी नया पार्टनर इस फर्म में जुड़ेगा, समझो यहाँ पर एक कार है जिसकी वैल्यू यहाँ पर बुक्स में है 5 लाख, ठीक है। सी इस फर्म में जुड़ता है और उसकी नजर उस कार पे चले जाती है। अब वो उस कार को देख के उसको ये लग रहा है कि ये कार तो यार मुश्किल से 40-50 हजार में भी नहीं बिकेगी, लेकिन बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 5 लाख। तो वो क्या बोलेगा कि भाई बुक्स में 5 लाख वैल्यू है, और लेकिन इसकी जो बेचने अगर हम जाएंगे इसको तो कितने मिलेंगे? हमें सिर्फ 50,000 मिलेंगे। तो ये 4,50,000 का लॉस है। तो अगर ये फॉर्म में जुड़ जाता है तो ये लॉस में भी क्या हो जाएगा? भागीदार हो जाएगा। और इसका उल्टा भी है कि समझो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो नया पार्टनर क्या बोलेगा कि नहीं, ये जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ये तुम ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ये तुम ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या करो? बांट लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं, मतलब उसकी नई वैल्यू निकालते हैं। अब अगर किसी भी चीज की अगर हम लोग नई वैल्यू निकालेंगे तो ये तो तुम्हें भी पता है कि या तो उसमें प्रॉफिट होगा या तो उसमें लॉस होगा। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार की वैल्यू बुक्स में कितनी है? 5 लाख, लेकिन एक्चुअल में अगर इसको बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा? 50,000। तो यहाँ पे 4,50,000 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस। तो ये लॉस कौन बियर करेंगे? ए और बी, ना कि सी। सी को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, एसेट्स और लायबिलिटीज में जैसे मैंने अभी बताया कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसेट में प्रॉफिट हो रहा है और कौन से एसेट में लॉस हो रहा है। सेम वे लायबिलिटीज का भी ना, ये इसके लिए एक सिंपल सा रूल तुम याद रखना। देखो, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, जैसे मेरे कार की वैल्यू है 5 लाख, अगर इसका कोई मुझे 7 लाख देगा तो अपने लिए क्या है? ये प्रॉफिट। ये तो तुम भी समझ सकते हो कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस। ये तो आ जाएगा समझ में अच्छे से, ठीक है। देखो, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो प्रॉफिट, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो लॉस। लायबिलिटीज का उल्टा, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे लायबिलिटीज में दिया हुआ है बैंक लोन, मुझे बैंक लोन पे करना है टोटल 1 लाख रुपीज। अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो तुम्हें 1 लाख नहीं पे करना है, 1,10,000 पे करना है। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या हो गई? ये लॉस। तो मतलब लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ये अपने लिए क्या होगा? लॉस। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो सबसे पहले ये रूल तुम्हें याद रखना है कि कब हमें प्रॉफिट होगा और कब हमें लॉस होगा, ठीक है। ये आया समझ में अच्छे से? एसेट की वैल्यू इंक्रीज तो प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज तो लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज तो लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज तो प्रॉफिट। अब कभी भूल भी जाओ तो कोई भी एक एग्जांपल याद रख लेना, तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएगी। अब ये प्रॉफिट लॉस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो समझना। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फंडा क्या है कि अगर लॉस होता है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। और अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? तो ये है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का अगर तुम्हें रूल याद होगा तो हम लोग क्या करते थे? लॉसेस को हम कर देते डेबिट और
प्रॉफिट या इनकम को हम करते थे क्रेडिट। बस ये सेम रूल पे तुम्हें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी हमारे लॉसेस है वो रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लॉस है तो हम क्या आएगा बताओ, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो हम यहाँ लिखेंगे, और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अपने लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट। ये तो आ गया समझ में। फिर दो चीज और है, एक तो है अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर हमारे बुक्स में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आता है तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड एसेट अपने बुक्स में एसेट आ रहा है तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट साइड में। यहाँ पे क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है तो वो अपने लिए क्या है, लॉस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। करेक्ट ना। अब इस अकाउंट में इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं आएगी। इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब भी एसेट या लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस हमें किसके माथे डालना है, ये हमें डालना है ओल्ड पार्टनर्स। तो जो भी इस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस आएगा वो कौन बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर। तो देखो अगर हमारा यहाँ बैलेंस डेबिट साइड आता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आता है तो हम क्या बोलेंगे, लॉस। अब सोचो यहाँ प्रॉफिट लॉस क्यों, हम तो यहाँ लॉस रिकॉर्ड करते तो यहाँ पे लॉस आना चाहिए, नहीं। यहाँ बैलेंस कब आएगा, जब मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो बैलेंस यहाँ बचेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब अपना प्रॉफिट ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर भी क्या आएगा, प्रॉफिट। यहाँ बैलेंस आ रहा है इसका मतलब मेरा डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब लॉस, तो ये साइड क्या आएगा, लॉस। हम इसे क्या करेंगे, कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमेशा याद रखना ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कौन से रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में करना है। सेम वे लॉस को भी हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ओल्ड रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो होप तुम लोग को ये समझ में आया होगा कि जब भी हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को अगर रीवैल्यू करना है, पुनर्मूल्यांकन करना है, तो हमें उसे कैसे डील करना है। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन का समझ लो। हम इसके ऊपर जो एंट्रीज है वो पास कर लेते हैं। एंट्रीज दोनों के लिए सेम है, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, मैं लिखवा देता हूँ और एक बार ये नोट कर लो पहले। देखो अब हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। रीवैल्यूएशन की एंट्रीज तुम्हें कैसे याद रखनी है भूलना मत। देखो लेजर अकाउंट आया तो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, लॉस, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट। अब उसी को हम लोग जर्नल एंट्रीज में याद करते हैं। देखो समझते जाना। सबसे पहले फर्स्ट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बताओ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अपने लिए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हम कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बस यही तुम्हारा आंसर है। ये हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो मतलब कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसे करना है, एसेट। एकदम सिंपल एंट्री, करेक्ट। इसी तरह से हम लोग सारी एंट्रीज को याद कर लेंगे। देखो अब नेक्स्ट आएगा फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नाउ बताओ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम हो रही तो अपने लिए लॉस। लॉस हम कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। मतलब एंट्री क्या आएगी, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और क्रेडिट हमें किसे करना है, एसेट अकाउंट। ठीक है, एसेट अकाउंट मतलब पर्टिकुलर जो भी एसेट दिया होगा। जैसे
क्वेश्चन में दिया कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई मतलब लॉस, लॉस मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट और बिल्डिंग को हम करेंगे क्रेडिट। ये हो गई अपनी जर्नल एंट्रीज। थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। बताओ लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब मुझे ज्यादा पे करना है, तो अपने लिए क्या है ये लॉस। तो लॉस हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर फोर्थ एंट्री फॉर decrease in the value of liabilities। अब लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही तो अपने लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट हम किसे करेंगे, लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई फोर्थ एंट्री। फिर फिफ्थ, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट। वो एसेट जो हम लोग ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे, अब रिकॉर्ड करेंगे तो अपने लिए क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, तो डेबिट किसे करेंगे हम, अनरिकॉर्डेड एसेट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ना ऐसा कौन सा एसेट होगा जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है जिसका हम लोग ने पे किया है नेक्स्ट ईयर के 6 महीने तक का, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड, लेकिन इसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अपने लिए एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर नेक्स्ट, फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अपने लिए क्या है, लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम करेंगे क्रेडिट। ना इसमें भी एग्जांपल, जैसे किसी ने हमारे ऊपर एक केस कर रखा था फर्म के ऊपर और वो हम केस हार गए, अब वो अमाउंट मुझे पे करना है ना, वो जो अमाउंट पे करना है वो हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो अब रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, याद करो प्रॉफिट कहाँ आया था, बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया था प्रॉफिट का, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब कौन से अकाउंट के डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के। तो हम लोग किसे डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये कैपिटल और करंट का फंडा तुम लोग को अच्छे से आता है क्योंकि तुम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस का बैलेंसिंग फिगर कहाँ आया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब क्रेडिट हमें किसे करना है, रीवैल्यूएशन, तो डेबिट हम किसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, इसे हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट हमें किसे करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना कि एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारे लिए लॉस, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो हमारे लिए लॉस और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉफिट। और ये लॉस और प्रॉफिट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखते हैं, लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग,
डेबिट साइड में, और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर एक चीज़ और याद रखो कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, जैसे तुम्हारा भी सबका दो दो नाम होते हैं, वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये याद रखना तुम लोग सभी जने कि अगर मान लो क्वेश्चन में बोला है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन सेम है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है तो यहाँ पर जहां पर भी तुम लोग ने रीवैल्यूएशन लिखा है वहां पे तुम्हें क्या लिखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। भले दोनों का नाम सेम है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो नाम बोला है हमें वही नाम लिखना है, ठीक है। चलो ये कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व। चलो उसे बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो और यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। और जाते जाते तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो सभी जने कहते हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ पे नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक करो। और शेयर तो क्या करोगे, बिकॉज तुम सब एक ही स्कूल में हो, सभी पढ़ रहे हो, तो शेयर क्या करोगे। लेकिन अगर फिर भी किसी तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कोई दूसरे स्कूल में है, अगर उसे रिक्वायरमेंट है जो RBSE से है, तो उसे ये वीडियोज़ भी शेयर करना। और मैंने देखा है कि कहीं कहीं एक बार मेरे वीडियो पे डिसलाइक का एक आया था, तो भाई मैं ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को डिसलाइक मत करो, अपना लेवल बढ़ाओ। बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई तुम्हें एकदम चीज़ें बहुत टफली सिखाई है, बहुत आसानी से सिखा रहे हैं, लेक्चर्स भी बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं। तो फटाफट जाके आज ही तुम लोग मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइब कीजिए और पाइए ढेर सारे ऑफर नेक्स्ट दिवाली पे। टिल देन गुड बाय।